अब जो है आपका कुछ ही कॉन्सेप्ट्स आपके बाकी हैं चैप्टर कंप्लीट होने में, और उसके मैंने जो है नोट्स बना लिए हैं जो कि स्टडी मटेरियल से ही बनाए गए हैं। आज जो टॉपिक आ रहा है आपके सामने ये है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन सेक्शन 111। तो हम लोग जो है आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। यानी जो बिजनेस के लिए डिसीजन लेने हैं उसके लिए मेंबर की मीटिंग होनी है, उसके लिए वो लोग डिसीजन पास करेंगे, उसका कोई प्रोसीजर होगा, वोटिंग होगी, कैसे होगी, वो सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। आज जो टॉपिक है वो है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशंस। यानी कि अगर मेंबर चाहे या एक सेक्शन ऑफ मेंबर चाहे जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर होती है, यानी अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवानी है, साल के बीच में कोई जनरल मीटिंग बुलवानी है, तो कम से कम जो है 1/10 वोटिंग पावर होनी चाहिए मेंबर्स के पास, तब जो है वो बुला सकते हैं। तो सिमिलरली जो 1/10 पावर वाले होंगे हमारे मेंबर्स, वो मिलकर जो हैं बोल सकते हैं कि हमें कोई रेजोल्यूशन जो है हम चाहते हैं कि जनरल मीटिंग में उसे कंसीडर किया जाए, और फिर जो बाकी सारे मेंबर्स हैं वो चाहे तो उसे पास करें, चाहे तो पास ना करें। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर 1/10 मेंबर ऐसा बोलते हैं, 1/10 वोटिंग पावर वाले लोग अगर राइटिंग में बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेजिशन देते हैं, तो कंपनी को जो है ये सर्कुलेट करवाना पड़ेगा सभी मेंबर्स को कि भैया ये जो बिजनेस है, ये जो रेजोल्यूशन है, ये प्रपोज करा जा रहा है। अब पास होना ही नहीं होना वो तो मीटिंग में जो वोट होंगे, या फिर जो बाय प्रॉक्सी होगा, या फिर बाय जो बैलेट होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, कैसे भी होगा वो तब हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल सिंपल सी बात यह है कि 1/10 मेंबर चाहे तो, 1/10 वोटिंग पावर वाले मेंबर चाहें तो अपना डिसीजन, अपना रेजोल्यूशन, अपना कोई बिजनेस कंसीडर करवाना है जो उन्हें लगता है कि भैया ये मीटिंग में कंसीडर होना चाहिए, तो उसके लिए वो कंपनी को बोल सकते हैं राइटिंग में, और कंपनी सभी लोगों को देगी। हालांकि इसका जो खर्चा है वो जो है इनको देना पड़ेगा। यानी कि जो मेंबर्स कह रहे हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर जो हम चाहते हैं कि नोटिस दिया जाए, नोटिस में जो है सभी मेंबर्स को ये इन्फॉर्म किया जाए इस पर्टिकुलर मुद्दे पर जो है रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो उसके लिए जो है खर्चा भी देना पड़ेगा, ताकि जो कंपनी है वो सभी मेंबर्स को ये नोटिस भेज पाए। अगर आप बोल तो देंगे कि सबको भिजवाना है, बट आप खर्चा नहीं देते, तो कंपनी की ऑब्लिगेशन नहीं है सबको ये देने की। दूसरी बात यह है कि आपको जो है कॉपी ऑफ रिक्वेजिशन देनी पड़ेगी। आपको कॉपी ऑफ रिक्वेजिशन देनी पड़ेगी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर आप जो है रिक्वेजिशन का नोटिस भिजवाना चाहते हैं तो कम से कम 6 हफ्ते पहले आपको मीटिंग से पहले बताना पड़ेगा कि भैया ये लो हमारी रिक्वेस्ट है, और ये सभी मेंबर्स को जो है इन्फॉर्म आप करो। अगर कोई और रिक्वेजिशन है उस केस में जो है आप कम से कम 2 हफ्ते पहले बताएंगे, मीटिंग से 2 हफ्ते पहले। पर आपको तो पता है कि जनरल मीटिंग के लिए जो है 21 दिन का नोटिस देना होता है, जो कि करीब करीब 3 हफ्ते ही होते हैं। तो अगर आपने भले ही जो है 6 हफ्ते पहले तो आपने देने की कोशिश करी, पर कंपनी वालों ने जो है 6 हफ्ते से पहले ही जनरल मीटिंग बुला ली, तो उसे हम ये नहीं मानेंगे कि आपने जो है कुछ डिले करा है, उसे हम तब भी वैलिड मानेंगे। बात समझे ना मैंने क्या बोला? 3 हफ्ते में, अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स में जो है आप जनरल मीटिंग जो है बुला सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई मेंबर अपना नोटिस भेजना चाहता है, 1/10 वोटिंग पावर वाले मेंबर्स अगर अपना कोई रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं, कोई बिजनेस कंसीडर करवाना चाहते हैं, उसके लिए नोटिस भेजना चाहते हैं सभी मेंबर्स को, तो वो कंपनी को राइटिंग में सूचित करेंगे, और कम से कम 6 हफ्ते पहले, मीटिंग से पहले जो है सूचित करेंगे। अब जैसे ही नोटिस आता है, कंपनी क्या करती है, 2-3 हफ्ते में ही बोलती है कि भैया 21 दिन पूरे हो रहे हैं, हम जनरल मीटिंग बुलाएंगे। तो अगर उन्होंने 6 हफ्ते से पहले ही जनरल मीटिंग बुला ली, तो जब आपने नोटिस कंपनी को दिया और जब जनरल मीटिंग होने वाली है, उसके बीच में तो 6 हफ्ते नहीं हुए। अगर ऐसा कुछ होगा तो भी आपका जो है नोटिस वैलिड माना जाएगा, आपने जो रिक्वेजिशन करी है वो वैलिड मानी जाएगी। तो यहाँ तक का डिस्कशन हमने करा है, 2 पॉइंट्स और करेंगे जिसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। अगले 2 पॉइंट कहते हैं एक्सेप्शन फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट। यानी अगर एप्लीकेशन दी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो राइट दिया गया है इसका मिसयूज किया जा रहा है, कोई डिफेमेटरी यानी कि कोई बदनामी भरा संदेश भेजा जा रहा है, उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि कंपनी को, जो रिक्वेजिशनिस्ट हैं वो कंपनी को जो है इसकी भरपाई करें, कॉस्ट जो है दें। तो वो एक पावर दी गई है। साथ ही में अगर कंपनी जो है जानबूझकर जो है 1/10 जो मेंबर है जिनके पास वोटिंग पावर है, वो कोई मैटर के लिए बोलते हैं कि भैया इसको जो है कंसीडर होना चाहिए, सभी मेंबर को सर्कुलेट कराएं, बट वो आगे सर्कुलेट नहीं कराते सेक्शन 111 के तहत, तो उन्हें जो है पेनल्टी देनी पड़ सकती है 25,000 रुपये तक की।
कंपनी और उसके ऑफिसर को 25,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। एक चीज़ आपको और बतानी बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, और जो गवर्नर ऑफ अ स्टेट है, अगर वो भी किसी कंपनी के मेंबर हैं, अगर वो भी किसी कंपनी के मेंबर हैं, तो डेफिनेटली यार उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जनरल मीटिंग को अटेंड करने के लिए आएँ। उस केस में वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, जिनके पास सेम पावर ही होगी जो इनके पास है। मतलब अगर ये कंपनी के मेंबर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर, तो जो इनके पास एज अ मेंबर पावर है, वो सारी पावर इनके रिप्रेजेंटेटिव के पास होगी। इसे हम प्रॉक्सी की तरह नहीं देखेंगे, जिसके पास थोड़ी बहुत ही पावर होती है, ज़्यादा नहीं होती। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के पास टाइम नहीं होता, इसके लिए इनके जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनके पास सभी पावर्स होगी जो इनके पास है एज अ मेंबर। सेकेंडली, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी की मेंबर है, या किसी कंपनी की क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर है, यानी कि मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड है और इसकी जो शेयर होल्डर है वो है XYZ लिमिटेड, तो अब कंपनी तो चल के नहीं आ जाएगी ना मीटिंग में। ये कंपनी भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपने रेजोल्यूशन से डिसाइड करेगी, ऑथराइज करेगी अपने किसी बंदे को, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को, कि आप जो है एबीसी लिमिटेड की जनरल मीटिंग में जाएं और हमें रिप्रेजेंट करें। तो उसके पास भी जो है सेम पावर होगी जो एज अ मेंबर होती है ना। चाहे प्रॉक्सी से हो, चाहे पोस्टल बैलेट से डालना हो, सारी वही पावर्स होगी रिप्रेजेंटेटिव के पास जो एक मेंबर की होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों रेजोल्यूशंस की। इतनी बार हम पढ़ चुके हैं रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन। ये होता क्या है रेजोल्यूशन? लेमैन की लैंग्वेज में रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक फॉर्मल डिसीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल ट्रांजैक्टिंग अ बिजनेस एट अ मीटिंग। इसका मतलब ये हो गया कि एक डिसीजन जो होता है, फॉर्मल डिसीजन, उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। मोशन विच हैज ऑब्टेन्ड द नेसेसरी मेजोरिटी वोट इन फेवर बिकम्स अ रेजोल्यूशन। यानी आपने बोला ऐसा होना चाहिए, चलो पार्टी करते हैं। आपने 5 दोस्तों को बोला पार्टी करते हैं, 5 में से एक बोलते हैं हाँ करते हैं, बाकी 3 बोलते हैं नहीं करना। नहीं होता ना फिर वो आगे पास, फिर आप नहीं चाहते पार्टी करने के लिए, और 5 में से 5 बोलते चलो 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 पार्टी करेंगे, तो सब लोग चले जाते हैं। मोशन होता है प्रपोजल। अब वो रेजोल्यूशन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि लोग उसमें मेजोरिटी वोट करते हैं नहीं करते हैं। जो जनरल मीटिंग होती है उसमें वही मोशंस आते हैं, वही मोशंस को प्रपोज किया जाता है जनरल मीटिंग में जो एजेंडा का पार्ट होते हैं, यानी जो मुद्दे का विषय होते हैं। मोशन जो है रेजोल्यूशन बनता है अगर मेजोरिटी उसको पास करती है। और कोई भी मोशन है, अगर उसके लिए स्पेसिफिकली नहीं लिखा आर्टिकल्स में, ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो उन सभी केसेस में आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी डिसीजन को पास कर सकते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है जब मोर देन 50% लोग एग्री करते हैं कि ये डिसीजन को पास करना चाहिए, तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सिंपल, मान लेते हैं 50.01% लोग जो हैं एग्री कर लेते हैं, जिनके पास वोटिंग पावर है, शेयर्स हैं, एग्री कर लेते हैं, तो क्या होगा भाई? टोटल कंपनी के शेयर है 10 लाख रुपीज़। तो अगर इसमें से 5 लाख से ज़्यादा जिनके पास जो है पेड अप शेयर कैपिटल है वो एग्री कर लेते हैं भैया पास होना चाहिए, तो इसका मतलब वो डिसीजन पास होगा, अगर उस डिसीजन के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर उस रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, तो आपको जो है 3 गुना, शुड बी पास बाय 3 टाइम्स मेजोरिटी, मतलब 3 गुना जो है, कम से कम 75% से ज़्यादा। वैसे मैंने कई बार जो है आपको ये बताया 75% या उससे ज़्यादा, बट यहाँ पर अगर टू बी मोर प्रिसाइज 75% से ज़्यादा वोट्स होंगे तो उससे हम बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है। और किन जगहों पर स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है वो या तो आर्टिकल्स में लिखा होगा, या फिर स्पेसिफिकली आपके कंपनीज एक्ट में जगह जगह पर लिखा होगा कि आपको जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो वहाँ पे 75% मेजोरिटी का साथ चाहिए, उससे ज़्यादा का साथ चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, वो मैं आपको बता चुका। हालांकि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए मैं कुछ बातें और बताऊंगा। ना ही सिर्फ 75% से ज़्यादा मेजोरिटी की ज़रूरत होती है एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, बट उसके अलावा जो है आपको उसका नोटिस भी बताना पड़ता है। नोटिस में बताना पड़ता है, जनरल मीटिंग के नोटिस में, कि इस डिसीजन के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता है। नोटिस में बताना पड़ेगा कि आपका जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। नोटिस जो है 21 दिन पहले भेजना चाहिए, और उसके साथ अगर कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की ज़रूरत है, कोई स्पेशल बिजनेस वहाँ पर होने वाला है, तो उसका नोटिस भी आपको भेजना चाहिए। रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कुछ मटेरियल देखा तो मुझे वहाँ पता लगा, उन्होंने कहा कि 3 टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं।
एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें अगर 50% से ज़्यादा लोग एग्री करें तो हम बोलते हैं डिसीजन को पास करते हैं। एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जहाँ पर 75% से ज़्यादा लोग एग्री करें तो हम बोलते हैं डिसीजन को हम पास कर रहे हैं। एक होता है स्पेशल नोटिस, होता ये भी एक तरह का रेजोल्यूशन पास करने का है, बट इस रेजोल्यूशन के लिए स्पेसिफिकली नोटिस भेजना ज़रूरी होता है मेंबर्स को बताने के लिए कि भैया ये जो है हम इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। सेक्शन 115 में लिखा हुआ है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, कुछ मुद्दों के लिए स्पेशल नोटिस भेजना जरूरी है। वेयर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट स्पेसिफिकली रिक्वायर्स और आर्टिकल्स ऑफ कंपनी रिक्वायर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्पेशल नोटिस जो है भेजना जरूरी है, उस केस में देन द नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय सच नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर or not less than 5 lakh rupees paid up share capital. In such a case, the company shall give its member a notice of the resolution in the manner as prescribed below. Rule 22. तो अगर ऐसा आर्टिकल में लिखा है या फिर एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशंस पास करने हैं तो आपको एक स्पेशल नोटिस देने की ज़रूरत है, जो हम नीचे पढ़ेंगे कहाँ पर जो है स्पेशल नोटिस की ज़रूरत होती है। यहाँ दे भी रखा है स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। तो जहाँ जहाँ भी स्पेशल नोटिस की ज़रूरत होती है वहाँ पर अगर आपका इंटेंशन है एटलीस्ट 1% वोटिंग पावर जो होल्ड करते हैं या 5 लाख रुपए होल्ड करते हैं शेयर कैपिटल, उनका अगर इंटेंशन है कि हाँ हम ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं जिसमें कि स्पेशल नोटिस की आवश्यकता होती है, उस केस में जो है वो कर सकते हैं। और जो कंपनी होगी वो नोटिस इशू करेगी स्पेशल नोटिस अपने सभी मेंबर को एज पर रूल 22। किन जगहों पर स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है? टू अपॉइंट एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अब आप कहते हैं 5 साल के लिए हमने ऑडिटर को अपॉइंट किया, हर साल हम रेटिफाई करते हैं, तो हम उसके टर्म के बीच में तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जब उसने साल कंप्लीट कर लिया तो अगले साल से पहले हम चाहते हैं कि भैया नहीं, हम इसको अपॉइंट नहीं करना चाहते, हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं। ये तो खैर रिटायरिंग ऑडिटर की बात करिए कि जिसको 5 साल पूरे हो गए और टर्म खत्म होने के बाद जो है हम चाहते हैं इसको हम दोबारा अपॉइंट नहीं करेंगे, हम किसी और को अपॉइंट करेंगे। टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप बाय अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, 14 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 160 सबसेक्शन 1। ये शायद सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है। आप चाहते हैं नहीं डायरेक्टरशिप के लिए मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो रिटायरिंग डायरेक्टर जो है वो तो खैर खड़े हो ही सकते हैं कि भाई दोबारा से हम इलेक्ट कर लो हमें डायरेक्टर, पर उसके अलावा अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं भी डायरेक्टर बनूं तो वो अप्लाई कर सकता है, 14 डेज का नोटिस दे सकता है। टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 169 सबसेक्शन 2 और अपॉइंट अ पर्सन टू फिल वैकेंसी कॉज्ड बाय डिसमिसल ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 169 एट द सेम मीटिंग। तो अगर आपको डायरेक्टर रिमूव करना है, डायरेक्टर अपॉइंट करना है नया डायरेक्टर, या फिर आप जो है रिमूव करना चाहते हैं ऑडिटर को, रिटायरिंग ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं, किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं, इन जगहों पर जो है स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है जहां प्रॉपर रीजन वगैरह लिखते हैं। सबसे पहले अगर आप स्पेशल नोटिस देना चाहते हैं जिन भी मुद्दों पर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है या फिर एक्ट बोलता है, तो वहां पर स्पेशल नोटिस है वो रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी है, शैल बी साइंड आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली बाय सच मेंबर्स हु हैव 1% ऑफ द वोटिंग पावर एटलीस्ट और एटलीस्ट 5 लाख रुपीज एज ऑन द डेट ऑफ द नोटिस। वो लोग साइन करेंगे, फिर जो है स्पेशल नोटिस जो है सबको जाएगा। तो पहले हम कंपनी को देंगे स्पेशल नोटिस, फिर जो है वो आगे सभी मेंबर्स तक पहुंचाएंगे। द फोर मेंशन नोटिस जो भी आप भेजना चाहते हैं, आप कंपनी को स्पेशल नोटिस देना चाहते हैं तो वो आप जो है 3 महीने पहले नहीं देंगे, 3 महीने से ज़्यादा पहले नहीं देंगे, और कम से कम 14 डेज हो मीटिंग से पहले तब आप देंगे। जो भी डेट है नोटिस की और मीटिंग की डेट है उसे आप एक्सक्लूड करेंगे, जो हम स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं। कंपनी को जैसे ही ये नोटिस मिलेगा वो अपने मेंबर्स को नोटिस भेजेगी रेजोल्यूशन का एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग। और इसमें जो है डिस्पैच आप करते हैं नोटिस को, जिस दिन पहुंचता है उसे आप एक्सक्लूड करेंगे, जिस दिन मीटिंग है जिस दिन डिस्पैच करते हैं उसे आप एक्सक्लूड करेंगे। तो ये बात बहुत ही क्लियरली लिखी हुई है कि भैया अगर लोग चाहें तो स्पेशल नोटिस जो है कंपनी को भेज सकते हैं और कंपनी वो सभी मेंबर्स को पहुंचाएगी। टाइमलाइन दे रखी है कि आप कंपनी को कम से कम 14 दिन का समय हो तब आप दें और 3 महीने से ज़्यादा पहले ना दें। और जो कंपनी है वो बाकी सभी मेंबर्स को देगी कम से कम मीटिंग के 7 दिन पहले। जहां पर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि आप नोटिस दे पाएँ, उस केस में जो कंपनी है इंग्लिश लैंग्वेज और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में इसे पब्लिश कर देगी।
और कंपनी की वेबसाइट पर भी इसको पब्लिश कर देंगे। नोटिस जो है शेल बी पब्लिश एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। तो ये जो आप पब्लिश करते हैं ये सारा जो है 7 दिन पहले स्पेशल नोटिस को पब्लिश करना जरूरी है मीटिंग से पहले। ये जो है रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है स्पेशल नोटिस के बारे में हमने चर्चा करी, ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन की चर्चा करी, और कैसे आप सर्कुलेट कर सकते हैं मेंबर का रेजोल्यूशन। यानी मेंबर जो है कुछ रेजोल्यूशन को सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, कुछ बिजनेस के रेजोल्यूशन पास हो, उसके लिए जो है बताना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। रेजोल्यूशन पास एट एडजॉर्न्ड मीटिंग। हम आगे बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जितना हमारा बाकी रह गया है सिलेबस हमें कंप्लीट करना है तो हम पूरा ही कंप्लीट करेंगे। रेजोल्यूशन पास एट एडजॉर्न्ड मीटिंग सेक्शन 116। द सेक्शन सिंपली स्टेट्स दैट वेयर अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट द एडजॉर्न्ड मीटिंग। एडजॉर्न्ड मीटिंग का मतलब एक मीटिंग कराई, वो मीटिंग नहीं हो पाई तो उसे आपने एडजॉर्न किया। अब एडजॉर्नमेंट जो है कोरम प्रेजेंट नहीं है तब भी हो सकती है, कोई और इशू आ रहा है तो भी एडजॉर्न हो सकती है। एडजॉर्न का मतलब जैसे कि कोर्ट बोलते हैं ना, कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर द डे, वैसे ही मीटिंग एडजॉर्न हो गई और नेक्स्ट डे होगी, कुछ टाइम बाद होगी, जो भी है। उस केस में ये सेक्शन बोलता है कि जो कंपनी है या फिर कोई होल्डर है किसी क्लास ऑफ शेयर्स का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के जिनके लिए भी मीटिंग हुई है, उस केस में जो भी डिसीजन पास होगा तो जो डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन है शैल बी द डेट ऑन विच इट इज एक्चुअली पास्ड एंड नॉट एन अर्लियर डेट। यानी यहाँ पर आपने मीटिंग बुलाई, ओरिजिनली यहाँ एडजॉर्न हो गई, फिर एडजॉर्न मीटिंग में डिसीजन पास किया गया तो इस दिन ही माना जाएगा कि आपने एक्चुअली में रेजोल्यूशन को पास किया है। ये जो है सेक्शन 116 बोलता है। लास्ट में ये भी है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है उसे भी जो है रेजोल्यूशन की कॉपी सबमिट करनी होती है। रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड सेक्शन 117। सेक्शन 117 सब सेक्शन 1 का एक्सट्रैक्ट भी यहाँ दे रखा है। अ कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन और एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 3, यानी कि 117(3) जो यहाँ नीचे आ रहा है इसके लिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि आप जो है कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन और एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स स्पेसिफाइड हेयर टुगेदर विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102 जो पहले किया होगा आपने, इफ एनी अनेक्स टू द नोटिस कॉलिंग द मीटिंग इन विच द रेजोल्यूशन इज प्रपोज्ड shall be filed with registrar within 30 days of passing or making thereof in such manner and with such fees as may be prescribed, provided that copy of every resolution which has the effect of altering the articles and the copy of every agreement referred in subsection 3 shall be embodied in or annexed to every copy of the articles issued after passing of the resolution or making the agreement। इसका मतलब क्या है, इसको दोबारा से समझेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो भी रेजोल्यूशन आप पास करना चाहते हैं, है ना, जिस भी मैटर के लिए आप जो है रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, एग्रीमेंट पास करना चाहते हैं, वो और साथ में जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है वो, ये आप नोटिस के साथ लगाएंगे। जिस नोटिस में आप मीटिंग को बुला रही हैं ना उसके पीछे आप अनेक्स कर देंगे कि भैया यहाँ पर इस मीटिंग में हम ये डिसीजन को पास करने वाले हैं, और साथ में रजिस्ट्रार को भी उसकी एक कॉपी आप फाइल करेंगे विद इन 30 days ऑफ पासिंग और मेकिंग देयर ऑफ, यानी कि डिसीजन के 30 दिन में आप रजिस्ट्रार को भी सबमिट करेंगे। और जहां पर आपका आर्टिकल जो है अल्टर होने वाली चीज़ें हैं, आर्टिकल जो है अल्टर हो सकता है, इसका रेजोल्यूशन हम पास करने वाले हैं, उस केस में आप जो है यहाँ पर कोई चीज़ करना चाहते हैं जो आपके सब सेक्शन 3 में चीज़ें मेंशन्ड है, उस केस में आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की हर कॉपी के साथ में उस रेजोल्यूशन को भी पीछे जोड़कर दिखाएंगे। अब ये सेक्शन 117 सब सेक्शन 3 के कौन से मुद्दे हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, जहां पर हमें आरओसी को जो है 30 days में जो है ऑफ पासिंग दीज रेजोल्यूशन हमें सबमिट करना होता है। इन फॉर्म MGT 14 सेक्शन 117 सबसेक्शन 3 स्टेट्स दैट द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन फॉर्म MGT 14 विद इन 30 days ऑफ इट्स पासिंग। पास करने के बाद क्या क्या है सर, क्या क्या है, जहां आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद रजिस्ट्रार को सबमिट किया जाएगा 30 दिन के विद इन। रेजोल्यूशंस व्हिच हैव बीन एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी बट व्हिच इफ नॉट सो एग्रीड वुड नॉट हैव बीन इफेक्टिव फॉर देयर पर्पस अनलेस दे हैड बीन पास्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। पढ़कर तो यही समझ में आता है कि ऐसे रेजोल्यूशन जिस पे सभी की सहमति थी
बट यदि सबकी सहमति नहीं होती, उस केस में इन रेजोल्यूशन को इफेक्टिव करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता पड़ती। तो या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, आप सबमिट करेंगे, सभी मेंबर्स ने एग्री करा है बट नहीं करते तो स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है उसको इफेक्टिव करने के लिए, उसकी भी आप कॉपी फाइल करेंगे। एनी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय कंपनी relating to appointment, reappointment, renewal of the appointment और variation of the terms of appointment of a managing director। तो MD के लिए जो भी है अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल, उसके टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट में कोई वेरिएशन करना है, वो सारे के सारे रेजोल्यूशन जो होंगे ROC में फाइल होंगे। रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट्स विच हैव बीन एग्रीड टू by any class of members but which if not so agreed would have been effective for their purpose unless they had been passed by specified majority or otherwise in some particular manner, and all resolutions or agreements which effectively bind such class of members though not agreed to by all those members। इसका मतलब क्या हो गया, यानी ऐसे resolutions और agreement which have been agreed to by any class of members, क्लास का मतलब समझते हैं, जैसे कि आपके हो गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक क्लास है। इक्विटी शेयर होल्डर इसमें है, 10 रुपये वाले शेयर अलग हैं, 100 रुपये वाले अलग शेयर हैं, ये अलग अलग क्लास हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की अलग मीटिंग होती है, सभी इक्विटी शेयर होल्डर की अलग मीटिंग होती है, बट कभी एक एक क्लास वालों की भी अलग मीटिंग होती है। उसमें अगर किसी एक क्लास ऑफ मेंबर की मीटिंग होती है तो सब लोगों ने एग्री करा, बट अगर वो एग्री नहीं करते, उस केस में आपका डिसीजन इफेक्टिव नहीं होता अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड मेजॉरिटी उसे पास करती। तो अगेन बात वही आ गई, जहाँ जहाँ पर स्पेसिफाइड मेजॉरिटी या स्पेशल रेजोल्यूशन की जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, इन सभी रेजोल्यूशन की कॉपी जो है ROC को 30 दिन में सबमिट होती है। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग कंपनी टू बी वाउंड अप, आप चाहते हैं वॉलेंट्री वाउंड अप करना, तो पहले मेंबर भी तो एग्री करेंगे ना। तो बस वही बात है, जहां मेंबर ने एग्री करा तो उस रेजोल्यूशन की कॉपी भी लगा दो, कंपनी को वाउंड अप करने वाले रेजोल्यूशन की कॉपी लगा दो। और वैसे तो ये तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में है, यानी कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, वाउंड अप हो रही है ना जी। सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 में जो है बहुत सारे रेजोल्यूशन पास करे जाते हैं, और यहाँ पर क्या क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा है, आपको बता रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। जहाँ पर आपको जो है कॉल्स मंगवानी होती है शेयर होल्डर से, ऑन अनपेड अमाउंट बायबैक करना होता है शेयर, सिक्योरिटी इशू करनी होती है इन और आउटसाइड इंडिया, मनी बोरो करनी होती है, फंड्स इन्वेस्ट करने होते हैं, लोन ग्रांट करने होते हैं, बिजनेस डाइवर्सिफाई करना होता है, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी है जो कि रेजोल्यूशंस हैं 179 सब सेक्शन 3 में प्रिस्क्राइब्ड हैं। उन सभी की कॉपी जो है आपको सबमिट करनी पड़ेगी ROC को। प्रोवाइडेड नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 399 टू इंस्पेक्ट और ऑब्टेन कॉपीज ऑफ सच रेजोल्यूशंस। और जो भी सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 में जो बातें लिखी है उनकी कॉपी इंस्पेक्ट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। साथ ही में अभी यही चल रहा है, पॉइंट नंबर 8 नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ बैंकिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन पास टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए, मैंने आपको सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 की बातें बताई जो आपकी बुक में नहीं लिखी है, पर जो बैंकिंग कंपनी उसका तो काम ही लोन देने का है, गारंटी देने का है, तो उसके लिए जो है अप्लाई नहीं होगा, वो तो अपना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको कर सकती है। पर अगर कोई दूसरी कंपनी लोन देने की बात करेगी, बोरो करने की बात करेगी, उस केस में जो है डेफिनेटली इन रेजोल्यूशन की जो कॉपी है वो डेफिनेटली इंस्पेक्ट करने के लिए तो अवेलेबल नहीं रहेगी, पर आपको ROC को सबमिट ज़रूर करना पड़ेगा। सेक्शन 399 बोलता है कि आप जो ROC हैं उसके पास जो भी एक कंपनी ने चीज़ें सबमिट करी है, आप कोई भी बंदा वहाँ से जो है वेरीफाई कर सकता है। तो ये जो कंपनी के अंदरूनी डिसीजन है ये कोई भी बंदा वेरीफाई नहीं कर सकता है। प्राइवेट कंपनी है भाई, वो क्यों बताएगी हम कितना बोरो करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो सीक्रेट है कंपनी का। उस केस में फाइल तो करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट ROC को, बट सबके सामने वो डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। एनी अदर रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड एंड प्लेस्ड इन दी पब्लिक डोमेन। तो अगर ऐसा भी कोई रेजोल्यूशन है जो पब्लिक डोमेन में देना जरूरी है तो उसके लिए आपको जो है ROC को आप सबमिट करेंगे, और डेफिनेटली ROC जो है वो पब्लिक डोमेन में उसको रखेगा और कोई भी वेरीफाई उसे कर सकता है। अगर आप ROC को इंटीमेट नहीं कर पाते अपने ये सारे रेजोल्यूशंस जो कि फाइल करने जरूरी है 30 दिन के विदिन, उस केस में कंपनी को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है, और अगर वो फेलियर कंटिन्यूइंग नेचर का है तो 500 रुपये हर दिन के लगते रहेंगे। सिमिलरली
ये जो पेनल्टी है वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगी। और ये तो कंपनी के ऊपर लगी है, यानी कि जो जॉइंटली हम ऑपरेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू कंपनी, उस पूरी कंपनी को ये जो है अपने फंड से देना पड़ेगा। और जो उसके ऑफिसर ने डिफ़ॉल्ट करा है उस पर अलग से जो है फाइन लगेगा। कितना लगेगा? 50,000 रुपीज़ और 500 पर डे। तो 50,000 तो लग गया, और उसके बाद ये अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो आपको 5,000 रुपीज़ और देने पड़ेंगे। हालांकि 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा ये नहीं जाएगा। ऑफिसर के लिए, कंपनी के लिए 25 लाख, ऑफिसर के लिए 5 लाख। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब क्या करें, बहुत सारा है रेक्टिफिकेशन, हम क्या कर सकते हैं? क्या ही कर सकते हैं, क्या ही सॉल्यूशन है, आप मुझे बताइए। आप इसको बार बार पढ़िए, चीज़ों को समझिए, याद करिए, और इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो तो बाकी रह गया है। अभी तो हमने सिर्फ प्रोविजन डिस्कस करे हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए जो भी आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होंगे वो तो मैं कराऊंगा ही। और अगर टाइम लगेगा तो बाकी जो आरटीपी हो गई, पास्ट ईयर हो गए, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है प्रोविजन को समझ लीजिए, इनका प्रिंट आउट ले लीजिए नोट्स का, उसे जो है अगर शॉर्ट में लिख सकते हैं, छोटी छोटी बातें तो लिख लीजिए। और उसके बाद जो है जब बुक के हम क्वेश्चंस करेंगे तब मेरे साथ वो क्वेश्चंस भी आप करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोशिश करते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट करने की। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।